नमस्कार दोस्तों, आइस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। हम आज के करंट अफेयर एनालिसिस में बात करेंगे म्यांमार में सैन्य तख्तापलट पर, मतलब म्यांमार में सत्ता परिवर्तन, वह भी सेना द्वारा। तो हम इसी पर बात करेंगे और बात करेंगे चर्चा में क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशन होने वाला है। चलिए बात करते हैं कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट चर्चा में क्यों है। हाल ही में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद सेना ने सत्ता हासिल कर ली है। ज्ञात हो कि वर्ष 1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त के बाद में यह म्यांमार में तीसरा तख्तापलट है। म्यांमार अंग्रेज़ों से 1948 में आज़ाद हुआ था। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, जो कि भारत के पूरब में स्थित है। तो जैसे जैसे भारत गुलाम हुआ था अंग्रेज़ों से, उसी तरह म्यांमार भी गुलाम होता चला गया। और जैसे भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, उसी तरह म्यांमार भी अंग्रेज़ों से 1948 में आज़ाद हो गया। तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में, और म्यांमार 1948 में। तब से लेके अब तक म्यांमार में अब तक 3 सैन्य तख्तापलट हो चुके हैं, मतलब तीसरा तख्तापलट हो चुका है। म्यांमार में एक वर्ष की अवधि के लिए आपातकाल लागू कर दिया गया है और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता आंग सान सू की को हिरासत में ले लिया गया है। वहाँ की जो पार्टी, जो मतलब सबसे ज़्यादा सीट थी इस पार्टी की संसद में, उसकी नेता थी आंग सान सू की। इनको हिरासत में ले लिया गया है और 1 वर्ष के लिए म्यांमार में आपातकाल लागू कर दिया गया है। प्रायः तख्तापलट का अर्थ हिंसक और अवैध रूप से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की शक्तियों को हथियाने से है। मतलब तख्तापलट का अर्थ ये होता है कि अवैध तरीके से, जैसे मतदान में धांधली करा करके या ज़बरदस्ती सत्ता प्राप्त करके जो सरकार बनती है, मतलब लोकतांत्रिक सरकार बनती है, उसको पलटना ही तख्तापलट कहलाता है। अब बात करते हैं म्यांमार की। इसकी अवस्थिति, म्यांमार कहाँ अवस्थित है। म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा भी है, दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित एक देश है, जो कि थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश, चीन और भारत आदि देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मतलब यह भारत के पूरब में है, जबकि लाओस और थाईलैंड के पश्चिम में, चीन के दक्षिण में और बांग्लादेश के भी पूरब में है। अब बात करते हैं जनसांख्यिकी पर। म्यांमार में कितनी जनसंख्या कैसे रहती है। म्यांमार की आबादी लगभग 54 मिलियन, मतलब इसका मतलब हुआ 5 करोड़ 40 लाख है। इसमें से अधिकांश बर्मी भाषी हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? अधिकतर बर्मी भाषा बोलते हैं। म्यांमार की आबादी लगभग 5 करोड़ 40 लाख है, जिसमें अधिकतर बर्मी भाषा बोलते हैं और कई अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं यहाँ पर। यहाँ का धर्म क्या है? यहाँ का मुख्य धर्म बौद्ध है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ धर्म रहते हैं, जैसे रोहिंग्या मुसलमान लोग भी रहते हैं। अब बात करते हैं म्यांमार की राज्य व्यवस्था पर। म्यांमार को वर्ष 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 1948 में वह अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था और इसे वर्ष 1962 से 2011 तक लगभग 50, मतलब 49 वर्षों तक सेना द्वारा शासित किया जा रहा था। और 2011 में नई सरकार के साथ नागरिक शासन की वापसी की शुरुआत हुई। मतलब लगातार 50 वर्षों तक इस पर सेना का राज रहा। उसके बाद 2011 में फिर से नागरिक शासन, मतलब लोकतंत्र बहाल हुआ। 2010 के दशक में सैन्य शासन ने देश को लोकतंत्र की ओर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, जो 2011 में बहाल हुआ। तो 2010 में सेना ने फिर से, मतलब इसको लोकतंत्र बनाने के लिए निर्णय लिया और नई व्यवस्था के तहत सशस्त्र बल के अधिकारी सत्ता में बने रहे। लेकिन जैसे जो पहले अधिकारी थे, सेना के अधिकारी थे जो सत्ता में थे, वो बने रहे, लेकिन जो राजनीतिक विरोधी, मतलब जो लोकतंत्र बहाल करना चाहते थे, लोकतंत्र शुरू करना चाहते थे, उनको कारावास से मुक्त कर दिया गया और चुनाव आयोजित करने की अनुमति दे दी गई। मतलब सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया गया, गिरफ्तारी से छोड़ दिया गया और फिर से चुनाव करने की अनुमति दे दी गई। वर्ष 2015 के चुनाव में आंग सान सू की, एक नेता है, महिला नेता है, के दल राजनीतिक नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इनका दल कौन सा है? NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की जीत हुई। यह देश के पहला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव था। 2015 में चुनाव हुआ था, यह पहला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव था। चुनाव तो 2011 में भी हुआ था, लेकिन जो हुआ था उसमें सेना की हस्तक्षेप था। लेकिन 2015 का चुनाव पूर्ण रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष था, जिसमें आंग सान सू की का दल NLD ने जीत हासिल की थी और उसमें कई दलों ने हिस्सा लिया था। इस चुनाव के बाद यह उम्मीद जगी थी कि म्यांमार में लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक अच्छे तरीके से बढ़ रही है। अब चर्चा करते हैं इस तख्तापलट के प्रमुख बिंदुओं पर। बात करते हैं सैन्य तख्तापलट के बारे में। नवंबर 2020 में हुए संसदीय चुनाव में आंग सान सू की के राजनीतिक नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के अधिकांश सीटें हासिल हुई। 2015 में भी आंग सान सू की NLD ने जीता था
और 2020 में जो नवंबर में चुनाव हुए थे उसमें भी अधिकतर सीटें प्राप्त की। वर्ष 2008 में सेना द्वारा तैयार किए गए संविधान के मुताबिक 2008 में सेना ने संविधान तैयार किया था, जिसके मुताबिक संसद में लगभग 25% सीटों पर सेना की हिस्सेदारी आरक्षित है। मतलब सीट कोई भी जीते, कोई भी पार्टी जीते, लेकिन 25% सीटों पर सेना के उम्मीदवार होना जरूरी है। वर्ष 2021 की शुरुआत में जब नवनिर्वाचित संसद का पहला सत्र आयोजित किया जाना था, तभी सेना द्वारा संसदीय चुनाव में भारी धोखाधड़ी का हवाला देते हुए 1 वर्ष की अवधि के लिए आपातकाल लागू कर दिया गया था। मतलब जो चुनाव हुए थे 2020 में उसको अवैध घोषित कर दिया सेना ने और 1 वर्ष के लिए आपातकाल लागू कर दिया। अब बात करते हैं वैश्विक प्रतिक्रिया, मतलब विश्व के अन्य बड़े बड़े देश इस पर अपना क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं। चीन ने कहा कि इस मामले पर स्पष्ट किया है कि म्यांमार में सभी पक्ष राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए संविधान और कानूनी ढांचे के तहत अपने मतभेदों को जल्दी समाप्त करेंगे। चीन का कहना है कि वहाँ की सेना और वहाँ के जो लोकतांत्रिक नेता हैं, ये दोनों पक्ष, मतलब दोनों पक्ष के नेता, चाहे सेना के नेता या लोकतांत्रिक पक्ष के राजनीतिक पार्टियों के नेता, ये आपस में बात करके मामले को सुलझाएं। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हुए हैं जो बिडेन, इन्होंने कहा है कि जो सैन्य प्रतिनिधियों द्वारा तख्तापलट किया गया है तो अमेरिका म्यांमार पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसके खिलाफ एकजुट हो जाए। मतलब लोकतंत्र बहाल करने के लिए म्यांमार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट हो जाए, और जो बिडेन ने कहा है कि वह आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। अब बात करते हैं आसियान देश पर। आसियान की अध्यक्षता कर रहे ब्रुनेई ने म्यांमार में सभी पक्षों के बीच संवाद और सामंजस्य पर आह्वान दिया है तथा उसे पुनः सामान्य स्थिति बहाल करने की आग्रह किया है। ब्रुनेई में आसियान का सम्मेलन होने वाला है, तो वहाँ के लोग मतलब सम्मेलन में शामिल होने वाले राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं कि म्यांमार में दोनों पक्ष, सेना पक्ष और नेता पक्ष दोनों मिलकर सामंजस्य बैठाएं। अब बात करते हैं भारत की प्रक्रिया पर। भारत भी म्यांमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन की प्रक्रिया का समर्थन करता है। भारत भी चाहता है कि वहाँ पर लोकतंत्र विकसित हो। यद्यपि भारत ने म्यांमार के हालिया घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि म्यांमार की सेना से अपना संबंध खराब करना एक व्यवहारिक विकल्प नहीं होगा, क्योंकि भारत पड़ोसी देश है और क्योंकि म्यांमार के साथ भारत के कई महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक हित जुड़े हुए हैं, इसलिए भारत उसकी सेना के साथ कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहता। अब बात करते हैं म्यांमार में भारत के सामरिक हित पर। म्यांमार की सेना के साथ भारत के संबंध पर। म्यांमार के साथ भारत के सैन्य राजनयिक संबंध भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूरब की देखो, मतलब एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि म्यांमार भारत के पूरब में है और भारत चाहता है कि वह सभी पड़ोसी देशों और पूर्वी देशों के साथ सहयोग बना के रखे। वर्ष 2020 में म्यांमार में सेनाध्यक्ष और विदेश सचिव के हालिया दौरे की पूर्व संध्या पर म्यांमार ने सीमा पार से आने वाले 22 भारतीय विद्रोहियों को वापस भारत में सौंपा था। साथ ही भारत की ओर से म्यांमार को सैन्य हार्डवेयर, जिसमें 105 mm लाइट आर्टिलरी गन, नौसैनिक गनबोट और हल्के टारपीडो आदि की बिक्री बढ़ाने का निर्णय लिया था। दोनों देशों के बीच सहयोग का हालिया उदाहरण देखते तो म्यांमार द्वारा अपने टीकाकरण अभियान में भारत से भेजे गए कोरोना वायरस के टीके की 15 लाख खुराक का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि वहाँ चीन के 3 लाख खुराक पर फिलहाल के लिए रोक लगा है। मतलब म्यांमार की सरकार भारत के 15 लाख कोरोना वायरस जो कोवैक्सीन है इसके टीके का प्रयोग कर रही है, जबकि 3 लाख खुराक जो चीन का टीका है उसको रोक लगाई है। म्यांमार में भारत के क्या क्या फ़ायदे जुड़े हैं। अवसंरचना और कनेक्टिविटी। भारत ने म्यांमार के साथ कई अवसंरचना और विकास संबंधी परियोजनाओं की शुरुआत की है, क्योंकि भारत म्यांमार को पूर्वी एशिया और आसियान देशों के प्रवेशद्वार के रूप में देखता है। मतलब आसियान देशों जो पूर्वी दक्षिणी एशिया के देशों जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, थाईलैंड, इन देशों के बीच में म्यांमार एक गेट का काम करता है, मतलब द्वार का काम करता है। म्यांमार के राखीन प्रांत में वर्ष 2021 तक महत्वपूर्ण सेतुवे बंदरगाह का प्रचालन शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। म्यांमार के रखाइन प्रांत में 2021 में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है सेतुवे, जिसको प्रचालन शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत द्वारा त्रिपक्षीय राजमार्ग, भारत, म्यांमार, थाईलैंड और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसे बुनियादी ढांचा परियोजना की सहायता की जा रही है। मतलब भारत को सीधे म्यांमार के माध्यम से, म्यांमार से होते हुए थाईलैंड और इंडोनेशिया, सिंगापुर तक जोड़ने की बात हो रही है। कलादान परियोजना कोलकाता को म्यांमार के सितवे और फिर म्यांमार की कलादान नदी से भारत की उत्तर पूर्वी को जोड़ेगा। जो कलादान परियोजना है या इसमें कोलकाता से अगर भारत के त्रिपुरा में जाना होता है तो बहुत घूम के जाना पड़ता है बांग्लादेश के ऊपर से, लेकिन इसके माध्यम से भारत को सीधे सितवे बंदरगाह तक लेकर जाएगा और उसके बाद फिर से भारत के उत्तर पूर्व को जोड़ देगा।
दोनों देशों ने वर्ष 2018 में भूमि सीमा पार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके माध्यम से भारत म्यांमार सीमा पर प्रवेश या निकास के 2 अंतर्राष्ट्रीय बिंदुओं पर सीमा पार करने के लिए वैध दस्तावेजों वाले यात्रियों की यात्रा की अनुमति दी गई थी। मतलब आप वैध यात्रा दस्तावेज के साथ में एक दूसरे देश की यात्रा कर सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बात करते हैं। भारत म्यांमार में शरण ले रहे यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एनडीएफ जैसे उत्तर पूर्व क्षेत्र के कुछ उग्रवादी समूहों को लेकर चिंतित है। हालांकि इतना फ़ायदा तो है ही, और इसके साथ में जो भारत के कुछ विरोधी, जैसे भारत के कुछ टुकड़े करने वाले गैंग के सदस्य कह सकते हैं आप, जैसे पूर्वी भारत में जो अलगाववादी संगठन हैं, जैसे यूएनएलएफ है, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट और बोडोलैंड और डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, इनके कुछ उग्रवादी समूह के सरगना म्यांमार में शरण लिए हुए हैं, जो कि चिंता का विषय है। भारत को उत्तर पूर्व सीमा क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए म्यांमार के समर्थन और उसके साथ समन्वय करने की आवश्यकता है। रोहिंग्या मुद्दा। भारत और बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में मौजूदा रोहिंग्या शरणार्थियों को सुरक्षित, स्थायी और शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के लिए भारत की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम RSDP के तहत की गई प्रगति के आधार पर भारत ने हाल ही के कार्यक्रम के चरण 3 के तहत परियोजनाओं को अंतिम रूप देने का प्रस्ताव किया है, जिसमें कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और कृषि तकनीक का उन्नयन शामिल है। अब बात करते हैं निवेश पर। $1.2 बिलियन मतलब $1.2 अरब के निवेश संबंधी आंकड़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि म्यांमार दक्षिण एशिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत के लिए काफ़ी अधिक महत्व रखता है। ऊर्जा। दोनों देश ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में साझेदारी विस्तार कर रहे हैं। हाल ही में भारत ने म्यांमार की श्वेत तेल और गैस परियोजना में $120 मिलियन से अधिक के निवेश की मंजूरी दी है। मतलब कुछ दिनों पहले भारत ने म्यांमार के श्वेत तेल और गैस परियोजना में $12 करोड़ से अधिक के निवेश की मंजूरी दे दी है। अब बात करते हैं आगे की राह पर, आगे क्या होगा। भारत को दोनों देशों, भारत और म्यांमार के लोगों के पारस्परिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए म्यांमार की वर्तमान सत्ता के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना चाहिए। साथ ही आवश्यक है कि भारत म्यांमार मौजूदा प्रचलित गतिविधियों को समाप्त करने में सहायता करने के लिए संवैधानिकता और संवाद से संबंधित अपने अनुभव को साझा करे, जिससे समस्या को जल्द से जल्द हल किया जा सके। भारत को चाहिए कि वहाँ म्यांमार में सैन्य तख्तापलट पर सामंजस्य बैठाए, वहाँ के लोकतांत्रिक विधि से, संवैधानिक विधि से। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।